गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। कब मजिस्ट्रेट पुलिस जांच का आदेश करेगा और कब मजिस्ट्रेट पुलिस जांच का आदेश नहीं करेगा और कब जज साहब के द्वारा 156(3) के आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है और वो क्या परिस्थितियां होंगी जिसमें यदि आपने 156(3) मतलब ये 156(3) मतलब ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की पुरानी धारा है सर। वर्तमान में इसको परिवर्तित करके 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इस धारा को रिप्लेसमेंट तब्दील कर दिया गया है। जब हम जज साहब के समक्ष आवेदन लगाते हैं 156(3) का या आप कह लें 175(3) BNSS 2023 का, तब हम जज साहब से निवेदन करते हैं कि थाना प्रभारी महोदय के द्वारा हमारे आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं की गई। तब हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर डाक से आवेदन भी दे दिया जो प्रावधान 173(4) BNSS 2023 में दिए गए उसके अनुसार, और उसके बाद शपथ पत्र के साथ 175(3) का आवेदन JMFC मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दिया और हमने निवेदन किया कि जज साहब इसमें थाना प्रभारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है और यह गंभीर प्रकृति का अपराध है, इसलिए आप इन सब चीजों का जो हमने आपके सामने सबूत पेश किए हैं अवलोकन करते हुए थाना प्रभारी महोदय को आदेशित करें कि FIR दर्ज करें और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें 193 BNSS 2023 के तहत। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा या परिवाद के रूप में दर्ज किया जाएगा। कुल 5 जजमेंट सर मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ये 5 जजमेंट ना तो आपको गूगल सर्च में मिलेंगे, ना इंडियन कानून पे मिलेंगे, ना किसी साइट पर मिलेंगे। ये मैं प्रैक्टिकली आपके लिए लेके बैठा हूं। एक केस में मेरे सामने ऐसी कंडीशंस बन गई थी, तो वो मजबूत आधार जब जज साहब को ये लगता है कि मामला इतना मजबूत प्रकृति का है कि डॉक्यूमेंट्स से ही सब कुछ साबित है और पुलिस अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, तब जज साहब उसको परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश कर सकते हैं। अब इसमें हम 5 जजमेंटों पे चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, जिसमें नंबर 1 है सर, ये आप लीड और कलम लेकर बैठ जाएं, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं यदि आपको आपके केस में इस प्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक आम समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या है कि वो थाने जाता है और पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखने से मना कर देते हैं। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो आपके उन सभी क्या का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, आप नोट करिए इसको लीड और कलम से, क्योंकि आपको मिलना मुश्किल है सर ये साइटेशन। ये जज साहब के द्वारा जो जजमेंट में लिखी जाती है वही साइटेशन को मैं आपको इंटरप्रिटेशन करके बता रहा हूं। नंबर 1 है कौशिक राय चौधरी विरुद्ध राज्य एवं अन्य 2011 वन क्राइम्स HC 286। इसमें माननीय न्यायालय ने माना है कि केवल इस आधार पर कि आवेदन में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध हैं, मतलब आपने जज साहब के समक्ष पेश किया 156(3) जो पहले था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत और वर्तमान में 175(3) है सर। मैं जहां भी आगे बोलूं आप ये समझ लीजिएगा कि 175(3) BNSS 2023 ही है जो पहले 156(3) था। ये आप समझ लीजिएगा, आगे मैं वीडियो में आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो जैसे ही आपने आवेदन पेश किया जज साहब के समक्ष, तो ये न्याय दृष्टांत क्या कहता है कि संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण करते हुए मजिस्ट्रेट अनिवार्य रूप से FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं है। पहली बात तो यह है कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तो भी जरूरी नहीं है कि जज साहब उसमें आपको FIR का आदेश करें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण बात है? क्योंकि जज साहब ये मान लेते हैं कि प्रकरण डॉक्यूमेंट्स पे इतना स्ट्रांग और प्रबल है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता ही नहीं है। वो कारण मैं आपको बताऊंगा कि इन परिस्थितियों में इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया जा सकता है। तो जब तक कि न्यायालय यह नहीं पाए कि प्रकरण में पुलिस जांच वास्तव में आवश्यक है, यदि पुलिस को संदर्भित किए बिना मजिस्ट्रेट विधि अनुसार कार्रवाई कर सकता है, तो उसी मार्ग को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। उक्त संबंध में परिवादी को कोई विकल्प प्राप्त नहीं है। ये एक तो चीज हमारे सामने हो गई। यदि गंभीर प्रकृति का भी अपराध है और जज साहब को ऐसा लगता है कि इसमें जो है कि पुलिस जांच वास्तव में आवश्यक नहीं है, तब वो परिवाद के रूप में दर्ज करने के लिए अग्रसर होंगे। ये न्याय दृष्टांत में बताया। किस में बताया है सर? ये कौशिक राय चौधरी विरुद्ध राज्य एवं अन्य 2011 एक क्राइम HC 2086। अब हम नंबर 2 पे आते हैं सर। ब्रह्म प्रकाश गुप्ता विरुद्ध राज्य 2008 0 AC DEL 808 608। इसमें यह बताया गया है कि माननीय न्यायालय ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की योजना एवं विद्यमान परिस्थितियां यह अपेक्षा करती हैं कि किसी प्रकरण में FIR दर्ज कराने तथा पुलिस द्वारा जांच कराने
का विकल्प उन्हीं मामलों में अपनाया जाए जहां ऐसी जांच की आवश्यकता हो। यह आप सब ध्यान रखिएगा। जो निजी परिवाद द्वारा किया जाना संभव ना हो, जिसे केवल पुलिस द्वारा ही किया जा सकता हो, पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने एवं अन्वेषण किए जाने का आदेश देने का विकल्प ऐसी परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आपके सामने वो स्थिति आ चुकी है, वो कारण आ चुके हैं जो मैं बताने वाला हूं कि किन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जज साहब के द्वारा दिया जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। जहां पर अभियुक्त का पूर्ण विवरण परिवादी को ज्ञात ना हो। क्वेश्चन है सर, मतलब आपने परिवाद पेश कर दिया और उन मुलजिमों के पते आपको नहीं मालूम है, ऐसी स्थिति में पुलिस जांच का आदेश किया जा सकता है। दूसरा लिखा हुआ है, यह विवरण केवल पुलिस जांच द्वारा ही संभव हो। ये दूसरी स्थिति हो गई। जहां सफल अभियोजन आरंभ करने के लिए साक्ष्यों का संकलन, घटना स्थल की पुष्टि, मामले की संपत्ति बरामदगी, सील बंद करना, गवाह ज्ञात ना हो, गवाहों को जांच की प्रक्रिया के संबंध में खोजा जाना आवश्यक हो, संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली जानी हो या छापेमारी की आवश्यकता हो इत्यादि। यदि ये चीजें उस मामले में जज साहब को लगता है कि ये सब कराना जरूरी है, तब वो एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश संज्ञेय प्रकृति के अपराध में करेंगे। और ये जो बताया गया है ब्रह्म प्रकाश गुप्ता विरुद्ध राज्य 2008 0ACCDEL 608 में सर, इसमें आगे जो बताया गया है कि अब एक ये प्रैक्टिकली बात है कि जो आवेदन हम पेश करते हैं उस आवेदन में यदि ये चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं कि अभियुक्त गण का स्पष्ट नाम और पता आवेदन में आपने लिखा हुआ है और यह भी दर्शित है कि वो आप उनको जानते हैं, आप उनसे परिचित हैं, आपके वो घर भी आ चुके हैं। और आवेदन में यह भी दर्शित है कि खाते से रुपया आरोपी गण के खाते में गया। ये एक 420 धोखाधड़ी और ठगी के मामले का उदाहरण लेके चल रहा हूं मैं कि जैसे कुछ लोग आपके पास आए कंपनी के एजेंट बन के और आपको झूठ कहा कि झूठा आश्वासन दिया और धोखा दिया और ठगी करते हुए आपसे उन्होंने राशि प्राप्त कर ली, आपने उनको पैसे दे दिए, तो सब ऑनलाइन साबित ही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये बड़ा स्ट्रांग सबूत है, बैंक ट्रांजैक्शन को बड़ा स्ट्रांग सबूत माना जाता है सर, वो कभी मिटता ही नहीं है, वो रिकॉर्ड पे हमेशा मौजूद रहता है। तो इसी मामले में माननीय न्यायाधीश महोदय ने बताया है कि आवेदक गण के खाते में रुपयों के विशिष्ट खाते में गए, ये भी साबित है सर ऑन रिकॉर्ड। और कोई जब्ती की भी संभावना दर्शित नहीं है क्योंकि वो तो साबित ही है, उनको देना ही है, जब गया है तो देना है वरना जेल जाना है। और कोई छिपाओ, बेईमानी, उत्प्रेरणा के संबंध में आप इसको मौखिक साक्ष्य से आप साबित कर सकते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में ये चीज आवश्यकता महसूस नहीं होती है, कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर। सुखवासी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय न्यायालय के जो न्याय दृष्टांत हैं, सुरेश चंद्र जैन विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एवं अन्य 2001 भाग 1 RCR 335 और AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 571, इसका अनुसरण करते हुए माननीय न्यायालय ने जो बताया है 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्राप्त आवेदन को परिवाद के रूप में मान सकता है। यहां हम जो वीडियो की शुरुआत लेके चले थे कि किन परिस्थितियों में 156(3) को परिवाद मजिस्ट्रेट साहब मान सकते हैं, तो इन दो न्याय दृष्टांतों का हवाले से ये माना गया है। सुरेश चंद्र जैन विरुद्ध स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एवं अन्य 2001 भाग 1 RCR 335 और AIR 2035 सुप्रीम कोर्ट 571। ये बड़ी नोटेट करने वाली बात है कि हमारे मन में ये डर रहता है कि अगर एफआईआर का आदेश नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो सर आप चिंता ना करें, आप फिक्र ना करें, उसे परिवाद के रूप में भी दर्ज किया जा सकता है और परिवाद के रूप में भी दर्ज कर लिया तो मामला सर वही रहेगा। पुलिस चालान पेश करती है या जज साहब डायरेक्ट संज्ञान ले सकते हैं, दोनों शक्तियां जज साहब को दी गई हैं, दोनों में कानून और सजा और प्रावधान सब एक ही है। जो सजा वो चालान में पेश होने पे देते वही सजा वो परिवाद पत्र में भी देने का अधिकार रखते हैं। अब इसमें जो आगे बताया गया है कि इसी प्रकार न्याय दृष्टांत राम बाबू गुप्ता उत्तर प्रदेश राज्य 2001 कोष्टक में 43 ACC 50, एक बार फिर पढ़ दूं सर मैं, राम बाबू गुप्ता उत्तर प्रदेश राज्य 2001 कोष्टक में 43 ACC 50 का अनुसरण करते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मोहन शुक्ला विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2004 ला सूट ऑल 1322 में, कौन सा सर, मोहन शुक्ला विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2004 ला सूट ऑल 1322 में
यह माना है कि, सबसे गौर करने वाली बात है, क्या माना है सर, कि धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन को शिकायत के रूप में माना जा सकता है। आपके मन में उठने वाले जो सवाल और भ्रम है, इन 5 न्याय दृष्टांतों से क्लियर हो चुके हैं। माना जा सकता है और मजिस्ट्रेट के पास शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान धारा 200 और 202 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो पहले वाली थी, और वर्तमान में धारा 223 और 225 BNSS 2023 के तहत दर्ज करने और आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है। ये न्याय दृष्टांत जज साहब को ये शक्तियां देते हैं। मतलब कानून में तो शक्तियां दी गई हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा इन न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए भी इस कार्य को इस प्रकार से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है और जांच है, ये कराए जाना जिन मामलों में आवश्यक होगा माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें जांच कराई जाएगी। और यदि गंभीर प्रकृति का भी अपराध है, कॉन्जुगल ऑफेंस जैसे 420, 506 और 34 7 साल से भी ऊपर सजा का प्रावधान है, 7 साल की सजा का इसमें सर। 506 और 34, 120 आपराधिक षड्यंत्र, ये 2 साल पहले जो अपराध हुए हैं उनमें यही धाराएं लग रही हैं। और जो वर्तमान में है उसमें BNS 2023 के तहत जो धाराएं बताई गई हैं उनके तहत मामलों को पंजीबद्ध किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी आम समस्या है सर, और एक बड़ी गंभीर समस्या है। अभी मेरे सामने एक मामला और देखने में आया था, मेरे एक परिचित ही हैं वो, पड़ोसी की लड़ाई में उनके घर पे हमला किया गया। पड़ोसी की लड़ाई हो गई और एक पे FIR दर्ज कर ली गई, दूसरे में FIR दर्ज नहीं की गई थाना प्रभारी महोदय के द्वारा, जबकि दोनों ही झगड़े के अपराध थे, दोनों ही में मारपीट में चोटें भी लगी थी, लेकिन नहीं की गई। अब उनके पास रास्ता क्या है, ये एक उदाहरण के तौर पे सर मैं बता रहा हूं। तो इसी स्थिति में व्यक्ति 156(3) के तहत 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जज साहब के समक्ष आवेदन दे सकता है FIR दर्ज करने का, जो 175(3) BNSS 2023 है। साथ ही यदि जज साहब को लगता है तो जज साहब उसको परिवाद के रूप में भी दर्ज कर सकते हैं। तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी सर मैं आपको प्रदान की है आज मैंने, कि कब जो है कि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा जांच का आदेश दिया जाएगा पुलिस को, कब नहीं दिया जाएगा, और कब 156(3) के आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाएगा। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां 5 न्याय दृष्टांतों के तहत आज के वीडियो में सर मैंने आपको दी हैं। और ये न्याय दृष्टांत जो मैंने वीडियो में आपको बताया, ये मिलना नहीं है सर आपको आसानी से, या आप मैंने जो बोला है इसे आप नोट कर लें और बुक में तलाश करके कोर्ट में इनके आधारों पे 156(3) का भी पेश कर सकते हैं आप। तो आप इससे फायदा प्राप्त कर सकते हैं। हर आदमी भटकता है और परेशान होता है, तो ये स्थितियों में उसके सामने ये कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं। और मैंने अभी जस्ट मेरे चैनल पर नोटिस से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, वसीयत से रिलेटेड भी, और हर टॉपिक पे सर मैं वीडियो बनाता हूं। और जो नेक्स्ट वीडियो है सर, जैसे ही मुझको समय मिलेगा मैं उन समस्याओं पर आधारित जो व्यूअर्स की हैं समस्याएं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ई बुक्स भी सर मेरे द्वारा लिखी जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक जिसे हम कहते हैं PDF। तो वो जो है कि इस ई बुक की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका तो मैंने कोई ई बुक PDF नहीं बनाया है, लेकिन जो अभी मैंने पिछले 173(3) BNSS 2023 और इससे रिलेटेड जो अभी वीडियो बनाए हैं उन सभी की ई बुक, तकरीबन 7-8 ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, उसमें पूरा लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप उसको देख लें, पढ़ लें, और यदि आपको उपयोगी लगता है तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। प्रत्येक ई बुक की कीमत 199 रुपीज़ मेरे द्वारा रखी गई है। और उससे रिलेटेड वीडियो भी आप देख लें, क्योंकि वीडियो के अंदर उस ई बुक PDF के अंदर से ही मैं जानकारी देता हूं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आखिर इस ई बुक PDF में लिखा हुआ क्या है। और वीडियो सुनने के बाद, समझने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तभी आप उसको परचेस करें। वीडियो के अंदर बताने का भी मेरा मकसद यही रहता है, ताकि आप वीडियो में ही देख लें कि इस ई बुक PDF के अंदर क्या क्या सामग्रियां दी गई हैं। क्यों? क्योंकि जब आप परचेस करने जाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ ये दिखाई नहीं देगा। ये आपको मेरे वीडियो के अंदर ही पता लगेगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है कि कब मजिस्ट्रेट परिवाद दर्ज करने का आदेश देगा, कब मजिस्ट्रेट पुलिस जांच का आदेश देगा, वो क्या परिस्थितियां आएगी जिसमें जज साहब के द्वारा पुलिस जांच का आदेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाकर सीधे परिवाद में दर्ज कर लिया जाएगा। 5 न्याय दृष्टांतों के हवाले से मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।